नमस्कार दोस्तों। अरे वही है, बस दाढ़ी छिला ली है। तो दोस्तों आज फिर से आ गया है आरआरबी जेई का वैकेंसी। ये उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने डिप्लोमा कर रखी है, बीटेक कर रखी है। ये उन बच्चों के लिए नहीं है जो बीए, बीकॉम और बीएससी किया है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं इसमें पूरा प्रोसेस समझाता हूँ, कितनी योग्यता होना चाहिए, फॉर्म कब भराएगा, कितना पैसा लगेगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पर देखते हैं, समझते हैं। पहले थंबनेल को समझ लेते हैं। थंबनेल क्या कहता है? थंबनेल कहता है आरआरबी जेई 2024। ये टेक्निकल डिग्री वालों के लिए नोटिफिकेशन है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट। इस बार क्या क्या हुआ बदलाव, ये सब ये आगे समझेंगे क्या क्या बदलाव हुआ है। 7,951 वैकेंसीज है। ठीक है, ये टेक्निकल डिग्री वालों के लिए है। फॉर्म कब भरे जाएंगे, ये सारा सवाल का जवाब इसमें आगे समझेंगे। आपको पूरा वीडियो देखना है। तो आइए समझना शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन आया है। क्या कहता है? इंडिया की तरफ से है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे मंत्रालय की तरफ से रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी जो है इसको रिक्रूट करता है। ठीक है, डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस कितना है? 3/2024। ठीक है, यहाँ पे लिखा है रिक्रूटमेंट मतलब किस पोस्ट के लिए जरूरत है इनको? जूनियर इंजीनियर डिपोट मटेरियल, यह है मटेरियल सुपरिंटेंडेंट। उसके बाद एक केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट, केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च। ठीक है, एंड मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइजर रिसर्च। ठीक है, इस पोस्ट के लिए इसको जरूरत। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। यहाँ पे जो है दो तरह के पोस्ट होता है। एक लेवल 7 वाला पोस्ट होता है और एक लेवल 6 वाला पोस्ट होता है। लेवल 7 वालों के लिए सैलरी जो है ज़्यादा होता है, 44,900 है। ठीक है, और उम्र जो है आपको 1/1/2025 तक 18 से 36 ईयर होना चाहिए। समझ गए? और इसके लिए पोस्ट जो है 17 सिर्फ गोरखपुर, आरआरबी गोरखपुर रीजन के लिए है। गोरखपुर रीजन के लिए ही है 17 पोस्ट। ठीक है, दूसरे रीजन के लिए नहीं है। ठीक, आगे यहाँ पर समझते लेवल 6 35,400। सबसे ज्यादा पोस्ट इसके लिए 7,934 और टोटल जो पोस्ट आई है कितना? 7,951 पोस्ट है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया होगा। आगे समझते हैं। यहाँ पर देखिए अगला जो है स्लाइड क्या कहता है। यहाँ पर देखिए फीस कितना लगेगा आपको। जो कैंडिडेट जो है फॉर ऑल कैंडिडेट्स कितना लगेगा? 500 लगेगा। एन अमाउंट ऑफ 400 शैल बी रिफंडेड ओनली डिडक्टिंग बैंक चार्ज ऑन अपियरिंग फर्स्ट स्टेज। ठीक है, जनरल वालों के लिए ये है। ठीक है ना, जनरल ओबीसी वगैरह है उसके लिए 500 फीस लगेगा। समझ गए? अगर सीबीटी में सीबीटी फर्स्ट में अपियर होते हैं तो आपका 400 रुपया वापस आ जाएगा। और सीबीटी फर्स्ट में अगर आप अपियर नहीं होते हैं तो रुपया वापस नहीं आएगा, क्योंकि आपका खर्चा ही नहीं होगा। समझ गए? जिस बच्चे का खर्चा होगा उसके लिए वो रुपया वापस आ जाना है। तो सीबीटी फर्स्ट में जो अपियर होगा उसके लिए 500 रुपया वापस आ जाएगा। जो कैंडिडेट SC ST है और फीमेल है, ठीक है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, माइनॉरिटीज और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास गरीब है, ठीक है, तो उसके लिए 250 रुपया लगेगा। लेकिन फर्स्ट स्टेज में अपियर होने के बाद उसका टोटल 250 रुपया वापस हो जाना है। समझ गए? तो ये भी चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे है रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फी, वही रिफंड के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ऑल कैंडिडेट मस्ट डियरली मेंशन द बैंक डिटेल्स, नेम ऑफ द बैंक, नेम ऑफ अकाउंट, ये सब डालना पड़ेगा पैसा वापस लेने के लिए। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, ये आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए? कैंडिडेट शुड हैव रिक्विजिट एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन। इसमें आपको टेक्निकल क्वालिफिकेशन होगा तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, उसी के लिए ये है। यानी कि जो डिप्लोमा किया है, जो इंजीनियरिंग किया है, समझ गए, उसके लिए है ये। ठीक है, फॉर पोस्ट एनेक्सर ए ऑफ दिस PEN। उसके बाद कैंडिडेट मस्ट ऑलरेडी हैव द एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन, वही इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, आगे समझते हैं। यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है। यहाँ पर देखिए कैंडिडेट शुड अप्लाई ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एनी आरआरबी। ठीक है, ये केवल आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। समझ गए? कोई आरआरबी के वेबसाइट से कैंडिडेट्स कैन अप्लाई टू ओनली वन आरआरबी, एक ही आरआरबी से आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड ओनली वन कॉमन ऑनलाइन एप्लीकेशन इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर एनी or all the noticed post. The selection of RRB once exercise shall be final. Application to more than one RRB by a candidate will lead to rejection of all the applications. अगर एक से ज़्यादा रीजन से आप अप्लाई करते हैं तो आपका जो है एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अगला कहता है द रिक्रूटमेंट प्रोसेस shall compromise of the following stages। ठीक है,
कौन कौन स्टेज से आपको पास करना पड़ेगा। सबसे पहले फर्स्ट स्टेज में आपको अपियर होना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेज अगर आप पास कर जाते हैं तो सेकेंड स्टेज में जाना होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, अब उसके बाद इन्फॉर्मेशन आ जाएगा आपके एसएमएस के थ्रू, आपके ईमेल पे आ जाएगा। ठीक है, फोन नंबर पे आ जाएगा। इन्फॉर्मेशन ऑन द एग्जामिनेशन शेड्यूल एंड वेन्यूज विल बी गिवन टू एलिजिबल कैंडिडेट इन ड्यू कोर्स थ्रू आरआरबी वेबसाइट, एसएमएस एंड और ईमेल पे भी आ जाएगा, एसएमएस भी आ जाएगा जब एग्जाम कब होना है। ठीक है, इसका मैसेज आ जाएगा आपको। कहता है रिक्वेस्ट फॉर पोस्टपोनमेंट ऑफ एनी ऑफ द स्टेज और फॉर चेंज ऑफ वेन्यू डेट एंड शिफ्ट विल नॉट बी इंटरटेन्ड अंडर एनी सर्कमस्टांस। आप अगर चाहिएगा कि हमारा जो है कोई वेन्यू चेंज हो जाए, एग्जाम का डेट चेंज हो जाए, तो ये सब इस एग्जाम में होता नहीं है। समझ गए ना, आप नहीं गए, आपको बुखार लग गया तो आप गए, आपको बुखार लगा तभी आपको यहाँ पे पहुंचना होगा, नहीं तो आपको ये नौकरी छोड़ना पड़ेगा। समझ गए। आगे है शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर सेकेंड स्टेज सीबीटी डीवी एंड इम्पैनलमेंट। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर द डीवी शैल बी बेस्ड ऑन द normalized marks obtained by them in second stage CBT. The normalization scheme to be adopted for the shortlisting the candidate from first stage CBT to second stage CBT and for DB on the basis of performance in second stage CBT is detailed below. तो जो सीबीटी फर्स्ट में जो नॉर्मलाइज मार्क्स होगा उसमें जो आपका बेस्ट मार्क्स होगा, ज़्यादा मार्क्स होगा, तब आप पास करेंगे। और फिर सेकेंड स्टेज में भी नॉर्मलाइज मार्क्स के बेस पे आप पास करेंगे, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होता है। समझ गए, किस शिफ्ट में आसान एग्जाम हुआ है, किस शिफ्ट में डिफिकल्ट एग्जाम हुआ है, उसको फिर नॉर्मलाइज किया जाता है। समझ गए, और उस बेस पे आप पास कर जाएंगे। तो आगे यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, फर्स्ट स्टेज सीबीटी कॉमन फॉर ऑल द नोटिफिकेशन पोस्ट ऑफ दिस सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस। ड्यूरेशन 90 मिनट का होगा। फर्स्ट स्टेज का जो एग्जाम होगा उसका सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं। ड्यूरेशन 90 मिनट का और एग्जाम जो होगा 100 नंबर का होगा। ठीक है, मैथमेटिक्स से कितना क्वेश्चन आएगा, 30 क्वेश्चन आएगा, 30 मार्क्स के सब सारे क्वेश्चन एक एक नंबर का इसमें रहता है। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आएगा। ठीक है, आगे है जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, और जनरल साइंस 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। ठीक है, टोटल जो है 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे 100 नंबर के, और टाइम जो दिया जाएगा आपको 90 मिनट दिया जाएगा। ठीक है, आगे समझते हैं सीबीटी 2 का क्या है सिलेबस। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट जो है जनरल अवेयरनेस से कितना पूछेगा, 15 नंबर का 15 मार्क्स का आएगा। आगे है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इससे 15 नंबर 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का आ जाएगा। ठीक है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशंस, इसका जो है 10 क्वेश्चन 10 नंबर का आएगा। ठीक है, आगे है बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, 10 क्वेश्चन 10 नंबर का आ जाएगा इसमें। ठीक है, आगे है टेक्निकल एबिलिटी से, जो बच्चे पढ़ते हैं टेक्निकल डिग्री है उनको ये पता है, टेक्निकल एबिलिटी से 100 क्वेश्चन 100 नंबर का आपको पूछेगा। टोटल जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएगा 150 और मार्क्स भी 150। टाइम इसमें आपको मिल जाएगा 120 मिनट। ठीक है, तो ये था ये पूरा प्रोसेस इस सब्जेक्ट का। आगे समझते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आपको पढ़ना है, नॉलेज ऑफ करेंट अफेयर्स, इंडियन जियोग्राफी, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल, ये सब आपको पढ़ना है। ये सब टेलीग्राम लिंक में डाल दूंगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे सिलेबस पूरा लिखा हुआ है। क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप होगा एंड मल्टीपल चॉइस होगा उसमें। ठीक है, एक से ज्यादा ऑप्शन यानी कि 4 ऑप्शन रहेंगे इसमें। आगे है फिजिक्स केमिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, बेसिक, ये सारा को आप देख लीजिए। टेक्निकल एबिलिटीज में क्या क्या आएगा ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। नेम ऑफ द पोस्ट, किस किस पोस्ट के लिए जरूरी है ये सारा आप पढ़ लीजिएगा। जो टेक्निकल डिग्री हासिल किए उसके लिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है जूनियर इंजीनियर वर्क्स, इंजीनियरिंग प्रोडक्शन यूनिट, C1 मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, सस्टेबिलिटी फॉर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी V1 और यहाँ पे क्या है N1। ठीक है, उसके बाद LD मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो चाहिए इसमें सारा लिखा हुआ है। टेक्निकल डिग्री वालों आप समझ जाएंगे इसको। ठीक है, तो ये था पूरा जानकारी RRB JEE के बारे में। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अपडेट वीडियो आपसे मिस नहीं हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच। एडिट कर लो तो नीरज। हाँ।